हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, दैट इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रॉपिकल साइंस को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है दैट डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलते रहें। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है दैट इज हाइड्रोस्टैटिक्स। ना देखो हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है ना, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टैटिक फ्लूइड्स। यानी जब भी आपका है ना आप फ्लूइड रेस्ट पे होता है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हो, राइट। तो वहाँ पे हम है ना उसकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, अंदर हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है। वाइल एक और टर्म क्या दे रखा है आपको, हाइड्रोडायनेमिक्स। ना देखो हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद डायनेमिक फ्लूइड्स। डायनेमिक फ्लूइड्स का मतलब कि जब आपका फ्लूइड्स मूव करता है ना, मोशन में होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। तो टैप वाटर है ना, जैसे आप उसे ऑन करते हो तो वो मूव कर रहा है, राइट। तो वो सारी चीज़ की स्टडी आप कहाँ करते हो, अंडर द टॉपिक दैट इज़ अंडर हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है ना। देखो फ्लूइड होता क्या है ना, आइए इसको वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहली बात, फ्लूइड क्या होता है, यहाँ पे आपको दे रखा है एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज अ फ्लूइड, है ना। यानी कोई भी सब्सटेंस जो आपका फ्लो कर सकता है, ठीक है। जैसे आप ऑयल ले लो, मिल्क ले लो, वाटर ले लो या फिर हनी ले लो, राइट। यानी कोई भी सब्सटेंस आप ले लो, अगर वो सब्सटेंस आपका फ्लो कर सकता है तो वो क्या है, आपका फ्लूइड्स है, राइट। इट इंक्लूड्स लिक्विड, गैसियस एंड प्लाज्मा, ठीक है। सारे स्टेट्स को इंक्लूड कर सकता है। तो यहाँ पे इनके कुछ प्रॉपर्टीज क्या दे रखे हैं, दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो, राइट, बहुत बढ़िया। सेकेंड, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। ना देखो ध्यान से, डिफॉर्मेशन एक फोर्स होता है, राइट, है ना, ये उसको अपोज नहीं करते हैं। नाउ दे कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। यानी अगर आप इसके ऊपर है ना, इनका खुद का तो कोई शेप नहीं होता है, तो इसको जिस भी कंटेनर में पुट करोगे उसका शेप एक्वायर कर लेते हैं, राइट, बहुत बढ़िया। नाउ देखो फ्लूइड्स के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए ना यहाँ पे आगे एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया आइडियल फ्लूइड्स का। यानी आइडियल फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स कहलाएंगे ना जो कि है ना इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। सेकेंड है ना, इसका जो फ्लो होना चाहिए वो इररोटेशनल होना चाहिए, है ना। यानी अगर वो फ्लो करेगा तो रोटेट नहीं होना चाहिए बार बार। नेक्स्ट आपका इट शुड बी है ना, इट इज़ नॉन विस्कस। यानी वहाँ पे है ना जो भी आपका विस्कोसिटी है वो आपका है ना, इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए उसके फ्लो में, राइट। ये चीज़ आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, इट्स फ्लो इज स्टेडी। वो जो आपका है ना जो फ्लो होना चाहिए बहुत ही स्टेडी होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और जो फ्लूइड है ना ये सारे प्रॉपर्टीज़ को है ना फॉलो करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, आपका आइडियल फ्लूइड कहेंगे, राइट। ये चीज़ हमको मान के चलना है। आगे देखो ध्यान से, एक नया टॉपिक आता है दैट इज व्हाट वी कॉल प्रेशर। ना देखो प्रेशर जो है ना, इसका सिंबल आपको दे रखा है, कैपिटल पी होता है ना। ये होता क्या है, देखो ध्यान से, इसको डिफाइन करते हैं। द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड एट रेस्ट, है ना। फ्लूइड आपका जब रेस्ट पे रहता है तो जो भी नॉर्मल फोर्स वो एक्सर्ट कर रहा है, राइट, पर यूनिट सरफेस एरिया, है ना, एक सरफेस एरिया पे है ना वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर ऑफ द फ्लूइड बोलते हैं। यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जैसे ये नॉर्मल सरफेस एरिया, ठीक है, इसके नॉर्मल डायरेक्शन में आप देख सकते हो। तो नॉर्मली जो फोर्स लग रहा है ना इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलते हैं। ऐसा यूनिट आपको दे रखा है दैट इज है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस आप देख सकते हो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। सारे पैरामीटर्स यहाँ पे आपको दे रखे। ना देखो आगे आपको कुछ टर्म्स दे रखे हैं ना, जिसे हमें वन बाय वन डिटेल में समझना है। टोटल कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, 6 टर्म्स आपको दे रखे हैं रिलेटेड टू प्रेशर, ठीक है। सबसे पहला है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बाद है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गोएज प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, उसके बाद दे रखा है पास्कल्स लॉ, और लास्ट में क्या होगा आपका मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम की। ना इसको समझने के लिए यहाँ आपको डायग्राम दे रखा है। लेट अस कंसीडर है ना, आपके पास एक वेसल है जिसके अंदर आपने है ना यहाँ पे वाटर को फिल कर रखा है, और वाटर को फिल करने के बाद यहाँ पे आपने है ना एक इमेजिनरी सिलेंडर को पुट कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप सिलेंडर को पुट करोगे कहने से यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी है ना यहाँ बॉटम पे यहाँ पर एक प्रेशर एग्जर्ट होगा, जो कि किसके इक्वल होगा, आपका है ना, आपका प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल होगा, राइट। यहाँ पे जो भी फोर्स होगा उसको हम mg से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है F इज इक्वल्स टू mg होता है, राइट। और ये जो आपका m है यानी मास है, उसको हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं, है ना। तो जो आपका वॉल्यूम है यहाँ पे, जस्ट बिकॉज सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे, दैट इज दिस एरिया इंटू ये हाइट, है ना, एरिया इंटू हाइट आप लिख सकते हो, और डेंसिटी को आप रो लिख सकते हो। तो इन शॉर्ट आपका मास क्या आ जाएगा, दैट इज AH इंटू रो, राइट। इस तरीके से आ जाएगा। ये मास का वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे
तो आपको प्रेशर क्या मिलेगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू ए एच रो जी अपॉन ए से ए कैंसिल होगा, सिंपल प्रेशर क्या आएगा दैट इज है ना पी इज इक्वल्स टू एच रो जी। यानी यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि जो भी आपका यहाँ पे है ना जो आपने सिलेंडर लिया था है ना उसके एरिया पे आपका प्रेशर डिपेंड नहीं कर रहा है, प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, आपका हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको दे रखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ना देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस। यानी किसी भी सरफेस के ऊपर आपका अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, राइट, उसी को हम क्या कहेंगे, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। नाउ यूजुअली है ना जो आपका सी लेवल होता है ना, सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसे हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान के चलते हैं ना, इसे कंसिडर किया जाता है। नाउ सी लेवल से अगर आप ऊपर जाओगे तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना क्या होते जाएगा, लो होते जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। ना देखो ये क्या होता है, यहाँ पे आपको 3 अलग अलग डायग्राम्स दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि आपके पास एक वेसल है जिसके अंदर आपने है ना वाटर को फिल कर रखा है ना। वाटर फिल करने के बाद आपने इसमें फिर से क्या कर दिया, सिलेंडर को पुट कर दिया। तो जैसे ही सिलेंडर को पुट करोगे तो आप डायग्राम में देख सकते हो है ना जो भी यहाँ नेट फोर्सेस एक्ट करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो जो भी आपका सिलेंडर है उसके ऊपर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक उनका वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको आपने F1 से डिनोट कर रखा है, राइट। और जो सिलेंडर है उसका भी वेट लगने वाला है जो कि mg के इक्वल है। ठीक है, और जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स आपके है ना बॉटम में है, बिलो है ना, वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे, राइट, वो आपका F2 के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप नेट फोर्स को बैलेंस करोगे यानी इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आपका F2 किसके इक्वल होगा, आपका है ना F1 प्लस mg के इक्वल हो जाएगा। F2 को आप क्या लिख सकते हो, आपका है ना P2 इंटू है यानी प्रेशर इंटू एरिया, राइट, प्रेशर एट सेकेंड पॉइंट है ना इंटू एरिया। और F1 को आप क्या लिख सकते हो, आपका P1 इंटू है ना, ये आप लिख सकते हो। और मास हमें पता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के इक्वल होता है। वॉल्यूम को आप एरिया इंटू हाइट लिख सकते हो है ना, एरिया ये रहा आपका एरिया ए। हाइट को आप क्या लिखोगे, एरिया ये रहा आपका ए है ना, हाइट को आप क्या लिख दोगे दैट इज x1 माइनस x2। ठीक है, x1 माइनस x2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x1 बड़ा है ना और आपका x2 छोटा है। तो यहाँ पे अगर ये सारे वैल्यूज़ को है ना आपने स्टार्टिंग वाले यानी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको सिंपल क्या मिलेगा, P2 इंटू ए इज इक्वल्स टू P1 इंटू ए प्लस रो जी ए ब्रैकेट में x1 माइनस x2। यहाँ से देख सकते हो कि ए कैंसिल हो जाएगा और आप आई होप आपको ये समझ में आ गया ना। यहाँ पे अगर आप सेकंड डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिलेंडर को है ना सरफेस से है ना h डेप्थ नीचे ले आए हो, राइट। तो इस केस में आपका है ना जो प्रेशर होगा वो कैसे किसके इक्वल होगा, आपका सिंपल P इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच। यहाँ पे जो P नॉट होता है ना वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब कि जो आपका है ना लिक्विड के सरफेस तक है ना जो भी प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर का वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और ये सिलेंडर है ना जो आपका लिक्विड के अंदर डिप किया हुआ है वहाँ तक जो प्रेशर लगता है वो आपका है ना वो गॉज प्रेशर है। और यानी इन दोनों को जब ऐड कर दोगे यानी सम कर दोगे तो वो किसके इक्वल हो जाता है, आपका एब्सोल्यूट प्रेशर के इक्वल हो जाता है। यानी यहाँ पे इक्वेशन में अगर ध्यान दोगे तो P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रो जी एच आपका है ना ये गॉज प्रेशर होता है और इन दोनों को सम कर दिया यानी ये जो P मिला है वो किसके इक्वल है, एब्सोल्यूट प्रेशर के इक्वल है। और थर्ड डायग्राम में यहाँ पे आपने क्या किया है कि जो आपका सिलेंडर है उसको आप डी हाइट के ऊपर ले गए हो, राइट। तो इस केस में जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आता है, राइट, वो कितना चेंज होगा, देखो ध्यान से। हमें पता है नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये होता है ना, यानी यहाँ तक सरफेस लिक्विड के सरफेस तक होता है। लेकिन अगर आप सिलेंडर के फर्स्ट सरफेस पे अगर कैलकुलेट कर रहे हो, राइट, तो उस केस में आप क्या करना पड़ेगा, आपको जो आपका P नॉट था, राइट, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट था, उसमें से आपको रो जी डी को माइनस करना पड़ेगा ना, यानी ये सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको है ना चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाएगा। तो सिंपल इक्वेशन बन जाएगा P इज इक्वल्स टू P नॉट माइनस रो जी डी। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पे जो गॉज प्रेशर होता है वो क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड गॉज प्रेशर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। आगे बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है दैट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। मतलब ये क्या होता है, यहाँ पे इसको समझने के लिए आपको है ना यहाँ पे इंटरकनेक्टेड वेसल्स दे रखे हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट शेप्स के हैं, राइट, बहुत बढ़िया। जैसे ही आप इसके अंदर लिक्विड पोर करोगे ना तो यहाँ पे नोटिस किया गया कि जो लेवल ऑफ वाटर राइज कर रहा है, राइट, चारों भी वेसल के अंदर क्या है, सेम है। ठीक है, और इस केस में अगर कॉमन सेंस की बात की जाए तो अगर आप बॉटम पे प्रेशर कैलकुलेट करोगे, राइट, तो अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस सी में क्या है, ज़्यादा पानी है ना, ज़्यादा लिक्विड है।
तो वहाँ पे जो प्रेशर होना चाहिए बॉटम पे क्या होना चाहिए, है ना, बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना। और जो पॉइंट बी पे बी का जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे है ना पानी कम है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं नोटिस किया गया, है ना। यहाँ पे नोटिस क्या किया गया, यहाँ पे नोटिस क्या किया गया कि जो आपका प्रेशर होता है ना, वो आपका शेप पे डिपेंड नहीं करता है, वो आपका वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करता है, वो हाइट पे डिपेंड करता है ना। जस्ट बिकॉज यहाँ पे हाइट क्या है, सबका सेम है, इसीलिए यहाँ पे जो बॉटम पे प्रेशर लगेगा वो क्या लगेगा, इक्वल लगेगा, सब पे सेम लगेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप सी वाले वेसल को कंसिडर करोगे, राइट, तो इस तरीके से शेप आपको दे रखा है ना। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो वॉल्स है, राइट, सी वाले शेप का वेसल का जो वॉल है, राइट, वो लिक्विड के ऊपर है ना एरो के डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। और ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर होने की वजह से हम इसके कंपोनेंट्स में इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो सारे ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट कैंसिल आउट हो जाते हैं, लेकिन जो बी वाला पार्ट है, बी वाला जो पोर्शन है वो कैंसिल आउट नहीं होता है, राइट। यानी एक्चुअल में है ना जो प्रेशर लग रहा है सी के वेसल पे वो बी वाले पार्ट की वजह से ही लग रहा है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे जो बॉटम पे है ना जो प्रेशर लगता है वो सबके बराबर लगता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। सो नाउ अब हम क्या कह सकते हैं कि ये आपका ये पैराडॉक्स नहीं रहा, राइट। तो यानी इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है, जो प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपका हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम पे डिपेंड करता है और ना कि आपका शेप और वॉल्यूम पे, राइट। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है पास्कल्स लॉ। ना देखो पास्कल्स लॉ क्या बोलता है ना, द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑन द इनक्लोज्ड फ्लूइड at rest is transmitted equally and undiminished to every point of the fluid and also on the walls of the container provided the effect of gravity is neglected। यानी यहाँ पर इसका सिंपल मतलब ये होता है कि अगर आप किसी पॉइंट पे है ना प्रेशर अप्लाई कर रहे हो फ्लूइड के ऊपर, राइट, जो और वो फ्लूइड आपका रेस्ट पे होना चाहिए, तो वो है ना इक्वली ट्रांसमिट होता है सब जगह, राइट। ये चीज़ आपको दे रखा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल्स लॉ बोलते हैं ना। इसके दो एप्लीकेशन यहाँ आपको दे रखे हैं ना। देखो इसको सबसे पहला यूज़ किया जाता है आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट्स में, है ना। हाइड्रोलिक लिफ्ट्स में क्या होता है कि आपका जो हैवी ऑब्जेक्ट्स है ना, हैवी ऑब्जेक्ट्स को है ना बड़े वाले कंटेनर के ऊपर प्लेस किया रहता है ना, और बाय अप्लाइंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स है ना आप हैवी ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हो, इजीली ट्रांसमिट कर पाते हो, ठीक है। ये चीज़ आपका इस तरीके से होता है। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन आपको दे रखा है दैट इज हाइड्रोलिक्स ब्रेक, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आपका व्हीकल मूव कर रहा होता है, राइट, तो अगर उसे आपको स्लो करना है, अगर उसे स्टॉप करना है, ठीक है, सो इन दैट केस है ना आपको ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है। और जब भी आप ब्रेक है ना ब्रेक के ऊपर प्रेस करोगे, यानी ब्रेक को प्रेस करते हो, तो यहाँ पे जो पिस्टन होता है, ठीक है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है। जस्ट बिकॉज ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, राइट, तो यहाँ पे जो स्लेव सिलेंडर्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो मास्टर सिलेंडर था है ना और एक आपका स्लेव सिलेंडर है, तो स्लेव सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है वो भी आपका क्या करने लगता है, मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और मूव करने की वजह से है ना जो फ्रिक्शनल पैड होता है, राइट, वो आपका है ना उसको पुश करता है, ठीक है, उसको पुश करता है। और जो भी फ्रिक्शनल पैड है ना वो आपका व्हील से कनेक्टेड होता है, ठीक है, और वो व्हील पे जाके है ना उसको स्टॉप कर देता है। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है दैट इज मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। ना देखो प्रेशर को जब हम मेजर करते हैं, राइट, तो हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग है ना प्रेशर मीटर, ठीक है ना। यहाँ पे हमको दो डायग्राम्स दे रखे हैं। सबसे पहले में आपको दे रखा है बैरोमीटर और एक है आपका मैनोमीटर, ठीक है। तो ये बैरोमीटर में क्या होता है, देखो ध्यान से, लेट से आपके पास एक बीकर है जिसके अंदर आपने कोई भी लिक्विड ले रखा है, ठीक है, लेट से यहाँ पे मर्क्यूरी ले रखा है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर मर्क्यूरी फिल कर दिया, ठीक है। फिल करने के बाद है ना जैसे आप उसे इन्वर्ट करोगे तो हल्का सा जो मर्क्यूरी है कुछ पोर्शन उसका है ना आपका बीकर में है ना इस तरीके से मिक्स हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, राइट। और यहाँ पर एक ऊपर है ना वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, इसी वैक्यूम को हम बोलते हैं टॉर्सिलीज वैक्यूम। अरे बात सुनो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये कंसिडर करने के बाद यहाँ पर आपको 3 पॉइंट को ऑब्जर्व करना है। लेट्स से पॉइंट ए, पॉइंट बी और आपका पॉइंट सी, ये तीनों भी पॉइंट पे आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है ना। पॉइंट ए पर है ना जो आपका प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो आपका 0 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे तो वैक्यूम है, राइट, बहुत बढ़िया ना। पॉइंट बी पे जो प्रेशर होगा कहने से वो पॉइंट सी के इक्वल होगा, राइट। तो पॉइंट बी पे प्रेशर किसकी वजह से आ रहा है, वो आ रहा है बिकॉज ऑफ प्रेशर है ना पॉइंट ए की वजह से आ रहा है। और आपका ये है ना ये वाला दैट इज हाउ मच, रो जी एच के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। पी ए किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, और रो जी एच आपका एज इट इज़ रहेगा, राइट।
और प्रेशर एट बी जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, तो आपने P0 लिख दिया, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपका P0 यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा है ना बी के ऊपर, वो किसके इक्वल लग रहा है, दैट इज रो जी एच के इक्वल लग रहा है। तो इस तरीके से आप बैरोमीटर से है ना आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट आपको दे रखा है मैनोमीटर। अब देखो मैनोमीटर के केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। मान लो फिर से यहाँ पे इस तरीके से आपको अरेंजमेंट दे रखा है ना। तो यहाँ पर आप जो लिक्विड लोगे ना वो आपका बहुत ही है ना लेस डेंसिटी वाला लिक्विड लेते हो, या फिर वाटर ले सकते हो, या फिर आप केरोसिन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको 3 अलग अलग पॉइंट्स पे है ना क्या करना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है। लेट्स से पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो पॉइंट बी और पॉइंट सी है वो सेम लेवल पे है, यानी वहाँ पे जो प्रेशर होगा वंस अगेन सेम होगा। प्रेशर एट ए किसके इक्वल होगा, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, है ना, यानी P0 के इक्वल होगा। प्रेशर एट बी आप कैसे निकालोगे, आपका है ना P एट बी विल बी इक्वल टू दैट इज प्रेशर एट ए, यानी आपका P0 प्लस रो जी एच के इक्वल होता है, हमें पता है राइट। और यहाँ पे प्रेशर एट बी को लेट से हम P से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी P इज इक्वल्स टू सिंपली क्या आ गया, P इज इक्वल्स टू सिंपली क्या आ गया, P0 प्लस रो जी एच आ गया, राइट। यानी P माइनस P0 कर दोगे तो आपका सिंपल ये आपका है ना रो जी एच के इक्वल आता है ना, यानी ये आपका होता है गेज प्रेशर। आ रही बात सुनना, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है दैट इज सरफेस टेंशन। ना देखो सरफेस टेंशन क्या होता है ना, अ लिक्विड एट रेस्ट शो अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी कॉल्ड सरफेस टेंशन। यानी जब भी आपका लिक्विड रेस्ट पे रहता है ना तो एक डिफरेंट प्रॉपर्टी, एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी शो करता है जिसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल्स में देख सकते हो, स्पाइडर वॉक। जब भी आपका स्पाइडर वाटर के ऊपर वॉक करता है ना तो वो बेसिकली वहाँ पे है ना फ्लोट करता हुआ नजर आता है ना, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। रेन ड्रॉप्स की अगर आप बात करोगे तो रेन ड्रॉप्स आपने देखा होगा अक्सर है ना स्पेरिकल शेप में होते हैं ना इस तरीके से। वाइल आपने ग्रीस निडल जो होता है ना, अगर आपके पास निडल है ना जो कि ग्रीस किया हुआ है, तो उसको अगर आप बीकर के अंदर वाटर के अंदर डिप कर दोगे ना तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि वो ऊपर फ्लोट करता हुआ नजर आता है। तो ये सारी चीज़ों के पीछे का जो रीज़न है अल्टीमेटली सरफेस टेंशन। और ये होता क्या, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सो सबसे पहले इसमें आपको समझना है दैट इज मॉलिक्यूलर थियोरी ऑफ सरफेस टेंशन। ना देखो मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो सरफेस टेंशन में होता क्या है ना, कुछ टर्म्स यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं। सबसे पहला होता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को समझना होगा, आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को समझना होगा ना। ये होता क्या है, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ द गिवन सब्सटेंस। यानी जब भी आपके पास 2 सब्सटेंस होते हैं ना, या फिर वो सेम सब्सटेंस के हो सकते हैं या फिर वो आपके डिफरेंट सब्सटेंस के हो सकते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। अगर आपका जो फोर्स है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेम सब्सटेंस के बीच में लग रहा है तो उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, है ना। अगर आपका जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है फोर्स, है ना, उसको हम बोलते हैं एडेसिव फोर्स। अरे बात समझ में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपको दे रखा है दैट इज रेंज ऑफ द मॉलिक्यूलर फोर्स। यानी मॉलिक्यूलर फोर्स जो आपका लग रहा है ना 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका क्या रेंज होता है ना, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स अप टू विच इट्स फोर्स इज इफेक्टिव। यानी है ना मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक है ना मॉलिक्यूलर फोर्स है ना इफेक्टिवली आपका वर्क कर रहा है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ द मॉलिक्यूलर फोर्स बोलेंगे, रेंज ऑफ द मॉलिक्यूलर फोर्स बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट है आपका फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। नाउ देखो ये क्या होता है, इट इज़ द सरफेस ऑफ द फ्लूइड विच डज नॉट एक्सपीरियंस एनी शेयर स्ट्रेस। यानी ये आपका है ना लिक्विड का ऐसा सरफेस होता है ना जहाँ पर आपका कोई भी शेयर स्ट्रेस अप्लाई नहीं होता है, राइट, एक्सपीरियंस नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम आगे दे रखा है, यहाँ पे जो टॉप मोस्ट लेयर है, राइट, तो आपका XY लेयर है ना, वो कहने से वो लिक्विड और एयर के बीच में है ना लाई कर रहा है, तो यहाँ पर आपका शेयर स्ट्रेस नहीं एग्जर्ट होता है ना, एक्सपीरियंस होता है, इसलिए ये जो सरफेस है आपका फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कहलाता है। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट पैरामीटर आपको समझना है दैट इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ना देखो ये क्या होता है ना, इट इज एन इमेजिनरी स्फीयर विद इन अ मॉलिक्यूल एट इट्स सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू इट्स मॉलिक्यूलर रेंज। यानी एक ऐसा स्फीयर होता है ना जो कि मॉलिक्यूल के सेंटर में होता है ना, और उसका जो रेडियस होगा वो किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर रेंज के, है ना। मॉलिक्यूलर रेंज हमने अभी बताया था कि मॉलिक्यूलर फोर्स जहाँ तक इफेक्टिव होता है वो आपका मॉलिक्यूलर रेंज होता है, ठीक है। वहाँ उसके सेंटर के अबाउट है ना, अगर आप इमेजिनरी स्फीयर कंसिडर करोगे क्या कहलाएगा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सेकंड नाउ नेक्स्ट आपको दे रखा है स्फीयर फिल्म। नाउ देखो स्फीयर फिल्म क्या होता है, द सरफेस लेयर ऑफ द लिक्विड विथ थिकनेस इक्वल टू
रेंज ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे आपका, है ना, स्फीयर फिल्म बोलेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका सरफेस टेंशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर थियरी। ना देखो इसमें अगर आप बात करोगे ना, तो यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है जिसमें आपको 3 मॉलिक्यूल्स कंसिडर करने हैं, ठीक है। सबसे पहला मॉलिक्यूल है जो कि इनसाइड है ना, डीप इनसाइड लिक्विड है ना, लिक्विड के बहुत ही इनसाइड है, राइट। सेकंड है आपका मॉलिक्यूल बी, है ना, जो कि आपका सरफेस फिल्म के अंदर लाई कर रहा है। और एक है आपका मॉलिक्यूल सी जो कि आपका, है ना, सरफेस ऑफ द लिक्विड पे लाई कर रहा है, ठीक है। आधा पोर्शन उसका लिक्विड के अंदर है, आधा पोर्शन एयर के अंदर है। तो अगर आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जो मॉलिक्यूल ए है, राइट, कहने से वो बहुत ही डीप इनसाइड है लिक्विड के, ऑफकोर्स, है ना। यानी वहाँ पर जो फोर्सेस लगेंगे वो आपके, है ना, सारे के सारे कोहेसिव फोर्स लगेंगे, यानी सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहे हैं, राइट, सारे डायरेक्शन से लगेंगे। इसीलिए वहाँ पर जो नेट कोहेसिव फोर्स होता है मॉलिक्यूल ए पे वो 0 होता है। आ रही बात समझ में। जो मॉलिक्यूल बी आपको दे रखा है, राइट, तो कहने से जो मॉलिक्यूल बी है वो आपका सरफेस लेयर पे ही लाई कर रहा है, राइट। तो इसका मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन आपका लिक्विड के इनसाइड है और एक हल्का सा पोर्शन है ना वो आपका, है ना, एयर के अंदर दिख रहा है आपको। तो जो लिक्विड के अंदर वाला पोर्शन है वहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, आपका कोहेसिव फोर्स लगने वाला है, राइट। और जो आपका, है ना, यानी जो आपका आउटर मोस्ट लेयर पे यानी बाहर की लेयर पे कौन सा फोर्स लगेगा, आपका एडेसिव फोर्स लगेगा। जस्ट बिकॉज एडेसिव फोर्स बहुत ही वीक होता है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही लेस कॉन्टैक्ट है। इसी वजह से जो आपका मॉलिक्यूल है ना, वो कहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है, इनसाइड द लिक्विड अट्रैक्ट हो जाता है। ना मॉलिक्यूल सी की अगर हम बात करें तो जो मॉलिक्यूल सी है वो भी आपका सरफेस पे लाई कर रहा है। ना मॉलिक्यूल सी जो है वो आपका, है ना, कहने से वो सरफेस पे ही लाई कर रहा है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, है ना। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे, है ना, 50% जो मॉलिक्यूल है वो आपका एयर में है और 50% जो है वो लिक्विड के अंदर है। ना देखो ध्यान से, हमें पता है जो लिक्विड की डेंसिटी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है और एयर की डेंसिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है, राइट। इसी वजह से यहाँ पे, है ना, जो कोहेसिव फोर्स होता है आपका, है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू एडेसिव फोर्स। यानी एयर के मॉलिक्यूल्स की वजह से जो फोर्स लगेगा वो बहुत ही वीक लगेगा और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की वजह से फोर्स लगेगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगेगा। इसी वजह से जो आपका मॉलिक्यूल सी है वो भी इनसाइड द लिक्विड क्या हो जाता है ना, इस तरीके से अट्रैक्ट हो जाता है। हरी बात समझ में, बहुत बढ़िया। सो आई होप आपको तीनों मॉलिक्यूल समझ में आए होंगे। सो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हुआ कि कहने से जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, है ना, ड्यू टू कोहेसिव अनबैलेंस फोर्स यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाते हैं। यानी यहाँ पे आपका, है ना, सरफेस फिल्म के यहाँ पे जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ही मिनिमम होते हैं, राइट, है ना। इसी वजह से जो आपका ये लेयर है ना, ये जो लेयर है आपका, है ना, ये इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह है ना, स्ट्रेच किया हुआ इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लगता है और इसी को हम क्या कहते हैं, आपका सरफेस टेंशन बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, ठीक है ना। देखो सरफेस टेंशन का जो सिंबल है कैपिटल T होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसको अगर हम डिफाइन करने की बात करें तो ये क्या होता है, द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द फ्री सरफेस लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। फॉर्मूला आपको दे रखा है T = F/L, है ना। इसके ऐसा यूनिट्स और डायमेंशंस आप देख सकते हो। सो नेक्स्ट है आपका सरफेस एनर्जी। ना ये क्या होता है, इसको हम गामा से डिनोट करते हैं। द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन द सरफेस लेयर ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी, राइट। ना यहाँ पे अभी हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया था, राइट। यहाँ पे जो हमने क्या देखा था कि जो भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं ना, अगर इनसाइड वाले हैं तो कहने से वो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी यहाँ पे, है ना, अगर आपको मॉलिक्यूल ए को सरफेस तक लेके आना है तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क डन करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, राइट। और इसी एक्स्ट्रा एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आपका सरफेस एनर्जी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो क्या दे रखा है, दैट इज गामा = है ना, टेंशन × dA, राइट। इस तरीके से आपको दे रखा है। यूनिट्स आप देख सकते हो, डायमेंशंस आपको दे रखे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे आपको दे रखा है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। और देखो इसको समझने के लिए ना कंसिडर करते हैं, आपके पास एक सी शेप का, है ना, इस तरीके से फ्रेम ऑफ वायर दे रखा है जिसका नाम क्या दे रखा है, P', ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो इसके अंदर आपने क्या फिट कर रखा है, एक आर्म फिट कर रखा है जिसका नाम क्या आपका QR इस तरीके से दे रखा है। ये जो फ्रेम है ना आपका, इसको आपने सोप सोल्यूशन के अंदर डिप कर दिया और डिप करने के बाद बाहर निकाल दिया, राइट। जैसे ही आप इसको बाहर निकालोगे तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर एक फिल्म ऑफ सोप सोल्यूशन बन जाता है इसके बाउंड्री पे, ठीक है। आपका बाउंड्री ऑफ क्या, PQRS, ठीक है। इस फ्रेम के अंदर, है ना,
आपका एक फिल्म सोल्यूशन बन जाता है। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो आपका फोर्स लग रहा है ना, जो फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल होगा आपका, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू टेंशन इनटू 2L। यानी यहाँ पे देखो 2L क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जो फिल्म होता है ना, उसके दो सरफेस होते हैं, है ना, एक इनर सरफेस होता है और एक आपका आउटर सरफेस होता है, इसलिए यहाँ पे 2L यहाँ पे लिया जा रहा है, राइट। बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स से ये जो QR आर्म है आपका, है ना, इसे अगर आप आउटवर्ड डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, लेट्स से वो आपका F' फोर्स की मदद से आप पुल कर रहे हो, ठीक है, तो इन दैट केस कहने से यहाँ पर आपको, है ना, वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो भी वर्क डन आप करोगे वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका, है ना, DW इज इक्वल्स टू F' की इक्वल हो जाएगा, है ना। dx आपका ये विथ दे रखा है, राइट। बहुत बढ़िया। ना यहाँ पे अगर आप फोर्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, है ना, तो आपका DW किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज T इंटू 2L इंटू DX, राइट। और 2L इंटू DX किसके इक्वल होता है, आपका एरिया हो जाता है, क्योंकि ये पूरा लेंथ हो गया, राइट, और ये पूरा आपका ब्रेथ हो गया। सो इन शॉर्ट आपका फॉर्मूला क्या बन गया, DW इज इक्वल्स टू, है ना, T इंटू DA, राइट। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। और ये जो फॉर्मूला बना है इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका सरफेस एनर्जी बोलते हैं। इसको आप डिफाइन कर सकते हो, कैसे डिफाइन कर सकते हो, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द फिल्म स्टोर इन द एरिया DA ऑफ द फिल्म एज द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड द सरफेस एनर्जी। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ना देखो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, इट इज़ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, है ना, एंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ना देखो ध्यान से, जो भी आपका फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है ना और आपका जो सरफेस ऑफ सॉलिड है ना, एक पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, है ना, मीट करते हैं, तो वहाँ पे अराउंड, उसके अराउंड आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है और वहाँ पे आपको, है ना, एंगल मेजर करना है लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो वो जो एंगल होगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो दो केसेस बनते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्केव मिनिस्कस का, ठीक है, डायग्राम आपको दे रखा है, और एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिनिस्कस का, इसका भी डायग्राम आपको दे रखा है। तो देखो कॉन्केव मिनिस्कस में जो आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ना, ये आपका एक्यूट एंगल होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और कॉन्वेक्स मिनिस्कस में जो आपका एंगल होता है ना, जैसे कि आप देख सकते हो डायग्राम में, वो ऑब्ट्यूज होता है। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे आपको दे रखा है शेप ऑफ मिनिस्कस। इसमें टोटल 4 केसेस आपको दे रखे हैं, ठीक है। आइए वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। ना पहले वाले केस में आपका कि जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे तो मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल ए दे रखा है जो कि लिक्विड और आपका सॉलिड के, है ना, यहाँ पे एकदम नियरली रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सरफेस पे रखा हुआ है। ना ये जो आपका सॉलिड है ना, वो उसके ऊपर एक एडेसिव फोर्स लगाएगा और जो आपका लिक्विड है वो उसके ऊपर एक कोहेसिव फोर्स लगाएगा। अरे बात समझना, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। यहाँ पे जो एडेसिव फोर्स होता है मॉलिक्यूल ए पे जो लग रहा है वो आपका बहुत ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होता है एज़ कम्पेयर टू आपका, है ना, कोहेसिव फोर्स। इसीलिए जो आपका नेट फोर्स लगता है मॉलिक्यूल ए पे, है ना, वो आपका सॉलिड के अंदर ही डायरेक्टेड हो जाता है ना। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, दैट इज AR के डायरेक्शन में। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, लेट्स से यहाँ पे AT जो है वो आपका टेंजेंट है, ठीक है, तो आपका इस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको नेट रिजल्टेंट, सो ओवरऑल अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे, इसीलिए जो आपका, है ना, ये जो मिनिस्कस है वो कॉन्केव डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आपका मूव होता हुआ आपको नजर आ रहा है। अरे बात नाउ सेकेंड केस में आपको क्या दे रखा है कि जो आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो आपका ऑब्ट्यूज होना चाहिए, ठीक है। ऑब्ट्यूज है, इसका मतलब क्या, देखो ध्यान से, मान लो आपके पास मॉलिक्यूल ए है, ठीक है, फिर से इस तरीके से आपका लिक्विड और आपका सॉलिड के, है ना, उसके आसपास रखा हुआ है ना, नियरली रखा हुआ है। तो वॉल जो है आपका, है ना, वहाँ पर एडेसिव फोर्स लगाएगा और जो लिक्विड है आपका कोहेसिव फोर्स लगाएगा। तो इन दिस केस आपका कोहेसिव फोर्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है ना, एज़ कम्पेयर टू आपका एडेसिव फोर्स। इसीलिए आप नेट रिजल्टेंट देख सकते हो, है ना, जो आपका मॉलिक्यूल है वो, है ना, AR डायरेक्शन में, यानी लिक्विड के अंदर ही क्या करता है, डायरेक्टेड हो जाता है। और अगर आप इसके अराउंड टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो AT आप देख सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल अगर डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ जो मिनिस्कस बनता है कैसा बनता है, कॉन्वेक्स बनता है। अरे बात सुनना, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट केस में आपको क्या दे रखा है कि जो आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कितना है, 0 है, ठीक है, 0 के इक्वल है। सो इन दिस केस आप देख सकते हो, है ना, तो यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्स होता है वो एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो AT का जो वैल्यू है वो एकदम, है ना, 0 के बराबर है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। यानी यहाँ पे जितने भी एडेसिव फोर्स लग रहे हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव है ना, एज़ कम्पेयर टू आपके कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो इन दिस केस जो आपका मॉलिक्यूल है इस तरीके से, है ना, यहाँ पे जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है आपका 0 नज़र होता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ तक बहुत बढ़िया।
नो लास्ट डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो कितना होना चाहिए, लेट से 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। सो इन दिस केस क्या होता है कि लेट से फिर से आपके पास मॉलिक्यूल है ना। नो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल ए को आपने एक लेट से हाइपोथेटिकल लिक्विड के अंदर उसके सरफेस के अराउंड प्लेस कर रखा है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है कि आपका एंगल है ना रिजल्टेंट किसके बराबर आना चाहिए, आपका वर्टिकल डायरेक्शन में आना चाहिए, यानी AR के है ना डायरेक्शन में आना चाहिए। सो उसके लिए यहाँ पे जो आपका कोहेसिव फोर्स होता है ना वो लगभग 45 डिग्री के आसपास है ना प्लेस किया जाता है, तब जाके आपका जो रिजल्टेंट है ना इस तरीके से AR के डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है। तो इन दिस केस अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट जो है आपका है ना 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ नजर आ जाएगा। सो आई होप आपको सारे केसेस समझ में आ गए। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस आपको यहाँ दे रखे हैं, टोटल 3 कंडीशंस है। सबसे पहले कंडीशन आपका है ना अक्यूट एंगल के लिए है, जहाँ पे AP जो होता है आपका ग्रेटर देन होना चाहिए AC/√2 के, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ कॉन्केविटी, ठीक है। वाइल जो सेकेंड है आपका दैट इज है AP इज लेस देन AC/√2, ये जो आपका कंडीशन होता है ये सेकेंड डायग्राम के लिए, राइट। ये जो कंडीशन होता है ये होता है आपका कंडीशन फॉर कॉन्वेक्सिटी, है ना। और जो आपका लास्ट वाला कंडीशन है दैट इज AP इज इक्वल्स टू AC/√2, ये आपका होता है ना जब आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री होता है उसके लिए। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, आगे बढ़ जाते हैं। सो सेकेंड आपको दे रखा है दैट इज शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स। ना देखो इसको समझने के लिए 2 अलग अलग डायग्राम्स आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है, मान लेते हैं आपके पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर लिक्विड का एक वाटर ड्रॉप है, राइट। और यहाँ पे वो एयर के साथ भी कांटेक्ट में है। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो फोर्स लग रहा है, राइट, उसको हम T1 से डिनोट कर रहे हैं। जो एयर और आपका सॉलिड के बीच में फोर्स लग रहा है उसको हम T2 से डिनोट कर रहे हैं, है ना। और जो आपका लिक्विड और एयर के बीच में फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, T3 से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप सारे फोर्सेस को, नेट फोर्सेस को बैलेंस करोगे, ठीक है, तो T3 का कंपोनेंट आ जाएगा, है ना। नीचे आप थीटा ले लोगे तो क्या आ जाएगा, T3 cos थीटा आ जाएगा इस डायरेक्शन में, राइट। तो नेट फोर्स किसके इक्वल होगा, दैट इज T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस T3 cos थीटा। तो यहाँ से आप cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज cos थीटा इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 अपॉन T3। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया। ना देखो ध्यान से यहाँ पे टोटल 4 केसेस आपको दे रखे। ना फर्स्ट कंडीशन को अगर आप इस इक्वेशन में अप्लाई करोगे, है ना, तो आपका cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो अक्यूट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो फर्स्ट डायग्राम वाला सीन बन जाएगा। और सेकेंड डायग्राम में अगर आप ध्यान से और सेकेंड केस को अगर आप अप्लाई करोगे, है ना, तो आपका इस इक्वेशन में तो cos थीटा क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। सो उस केस में जो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो ऑब्ट्यूज बनने वाला है। ऑब्ट्यूज यानी सेकेंड डायग्राम आपका सिंपली बन जाएगा। और थर्ड केस में आपका क्या होगा कि जो cos थीटा का वैल्यू आता है ना, वो 1 के इक्वल आता है ना। तो यहाँ पे जो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो ऑलमोस्ट 0 होता है। अरे बात समझना, बहुत बढ़िया। वाइल फोर्थ वाले केस की अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो cos थीटा जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है, जो कि इम्पॉसिबल है, राइट। क्योंकि हमें पता है कि cos थीटा का वैल्यू है ना आपका -1 से 1 के बीच में लाई करता है। सो आगे आपको दे रखा फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट। टोटल यहाँ पे 3 फैक्टर्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर क्या दे रखा है, आपका नेचर। ना जो नेचर होता है आपका लिक्विड का, सॉलिड का, ठीक है, जो आपस में कांटेक्ट है, सो उसकी वजह से आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट अफेक्ट हो जाता है, राइट। सेकंड आपको क्या दे रखा है, इम्प्योरिटीज। ना देखो ध्यान से, जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है लिक्विड के अंदर, है ना, उसकी वजह से भी आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वाइल थर्ड आपको क्या दे रखा है, टेम्परेचर, है ना। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे तो इन दैट केस आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको, है ना, याद रखने। आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे आपको दे रखा है दैट इज एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। ना देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, हमें पता है एवरी मॉलिक्यूल ऑन द लिक्विड सरफेस, है ना, वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है जो कि आपका क्या होता है, सरफेस टेंशन, राइट। बहुत बढ़िया। ये जो फोर्स है आपका ये टेंजेंशियल होता है किसी भी लिक्विड सरफेस के, जो कि रेस्ट पे रहता है, राइट। तो यहाँ पे आपको 3 अलग अलग केसेस दे रखे हैं ना। आइए इसको 1 बाय 1 डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला होता है आपका प्लेन लिक्विड सरफेस, यानी जो लिक्विड है आपका, है ना, उसका जो सरफेस है वो एकदम प्लेन है, ठीक है। तो इन दैट केस यहाँ पे, है ना, आपको 2 पॉइंट कंसिडर करना है, लेट्स से पॉइंट ए और पॉइंट बी, और इसके अबाउट आप प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज पॉइंट ए और पॉइंट बी आपके इतने क्लोज होते हैं ना, एकदम क्लोज टू ईच अदर, आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ए जो है आपका एयर में होता है ना, और पॉइंट बी जो है आपका लिक्विड के अंदर होता है ना। जस्ट बिकॉज सरफेस टेंशन यहाँ पर, है ना, सेम होने की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर होता है क्या होता है, इक्वल होता है, राइट। यानी आप पी बी इज इक्वल्स टू पी ए लिख सकते हो, यहाँ पे आपको याद रखना है।
सेकेंड केस में अगर आप बात करोगे, आपको क्या दे रखा है, कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस, यानी जो आपका लिक्विड का सरफेस है वो कॉन्वेक्स की तरफ है ना। तो यहाँ पे आप फिर से दो पॉइंट कंसिडर कर लो, लेट्स से पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो सरफेस टेंशन है वो नेट है ना आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसी वजह से बी पे आपका प्रेशर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्रेशर एट ए। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। और थर्ड केस में अगर आप बात करोगे तो आपको दे रखा है ना सरफेस, क्या दे रखा है, कॉनकेव लिक्विड सरफेस। यानी इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो आपका है ना यहाँ पे जो आपका सरफेस टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इसी वजह से जो आपका पॉइंट ए पे जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, यानी पॉइंट बी पे जो प्रेशर आएगा वो क्या होगा, लेस देन होगा आपका प्रेशर एट ए से। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आई हो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे आपको दे रखा है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल्स। नाउ जो भी आपके लिक्विड ड्रॉप्स होते हैं, जो भी आपके स्मॉल स्मॉल बबल्स होते हैं, राइट, तो उनका जो शेप होता है वो स्पेरिकल शेप क्यों होता है? वो बिकॉज कि जो आपका सरफेस टेंशन जो फोर्स होता है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स को डोमिनेट करता है। और ये जो फोर्स है हमेशा है ना ये अपने सरफेस एरिया को मिनिमम रखने की कोशिश करता है। इसलिए जो आपका लिक्विड ड्रॉप हो गया है ना, जो बबल्स हो गए, उसके जो शेप होते हैं स्पेरिकल होते हैं, राइट। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है ना, लेट अस कंसीडर कि आपके पास एक स्पेरिकल ड्रॉप है, ठीक है, एक लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है। इस तरीके से आप डायग्राम में देख सकते हो। मान लो उसके अंदर जो प्रेशर है वो पी आई के इक्वल है विथ रेडियस आर, ठीक है। नाउ लेट्स से एट डेल्टा आर डिस्टेंस पे आपने एक अनदर स्फीयर कंसिडर किया है ना, जहाँ पे प्रेशर किसके इक्वल है, पी नॉट के इक्वल है। नाउ जो स्फीयर वन है ना, मान लो इसका जो एरिया होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और जो एरिया 2 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, है ना, दैट इज 4 पाई ब्रैकेट में आर प्लस डेल्टा आर द होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आर प्लस डेल्टा आर का द होल स्क्वायर है, तो उसका आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगा, है ना। आप यहाँ देख सकते हो। आगे फर्दर 4 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे जो डेल्टा आर होता है ना, डेल्टा आर वो अपने आप में स्मॉल होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो और स्मॉल हो जाएगा, है ना। तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो A2 का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंपली क्या मिलता है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये आपका A2 का वैल्यू है। और चेंज इन एरिया आप कैसे निकालोगे, दैट इज A2 माइनस A1 इस तरीके से। तो A2 में से A1 को जब माइनस करोगे तो आपको सिंपल क्या मिलेगा, दैट इज 8 पाई आर डेल्टा आर, ठीक है। ये जो 4 पाई आर स्क्वायर था वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब देखो स्पीयर का सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए जितना भी वर्क डन आपने किया है वो किसके इक्वल होगा आपका, दैट इज DW इज इक्वल्स टू T इंटू डी है ना, टेंशन इंटू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का आप वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो तो आपको ये मिल जाएगा रिलेशन, ठीक है। नाउ वर्क डन हमें और किसके इक्वल होता है आपको पता है ना, दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू F इंटू डेल्टा आर, है ना, यानी फोर्स इंटू आपका डेल्टा आर के इक्वल होता है ना। और यहाँ पे जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होगा, दैट इज एक्सेस प्रेशर, है ना, इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया आप लिख सकते हो। तो ये सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे है ना सब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको सिंपल ये रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये जो भी रिलेशन आपको मिला है यहाँ से देखो, ध्यान से 4 पाई से 8 पाई कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। और आपका सिंपल रिलेशन क्या मिलेगा, है ना, दैट इज P1 माइनस P0 इज इक्वल्स टू 2T अपॉन आर। ये जो आपका है ना वैल्यू आता है, ये जो आपका इक्वेशन आता है, इसको हम क्या कहते हैं आपका, दैट इज लैप्लास लॉ ऑफ स्पेरिकल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपको एक्सेस प्रेशर का वैल्यू बताता है। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका नॉर्मल लिक्विड ड्रॉप के लिए। ना ये जो इक्वेशन आता है ये होता है आपका है ना ड्रॉप्स के लिए, लिक्विड ड्रॉप्स के लिए। ना यहाँ पे अगर आप सोप बबल्स की बात करोगे तो सोप बबल्स के केस में क्या होता है कि हमें पता है उसके पास 2 सरफेस एरिया होता है। 2 सरफेस एरिया होने की वजह से यहाँ पे जो भी आपका है ना दैट इज DA का वैल्यू आया था उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, 2 बार लेना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप एक्सेस प्रेशर कैलकुलेट करोगे तो सिंपल क्या आता है, दैट इज P1 माइनस P0 इज इक्वल्स टू 4T अपॉन आर, ठीक है। तो 4T अपॉन आर आता है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। आई होप आपको दोनों भी केस में समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट आपको दे रखा है दैट इज कैपिलरी रिएक्शन। नाउ देखो ये होता क्या है, द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज डिप इन द लिक्विड इट इज कॉल्ड कैपिलरिटी और कैपिलरी एक्शन। यानी जब भी आपके पास एक ट्यूब होता है ना, अगर आप उसे है ना किसी लिक्विड के अंदर डिप करते हो तो वहाँ का जो लिक्विड है वो राइज करता है या तो फॉल करता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कैपिलरिटी या फिर कैपिलरी एक्शन। यहाँ पे 2 अलग अलग केसेस आपको दे रखे हैं। सबसे पहला है कैपिलरी फॉल का और सेकेंड है आपका कैपिलरी राइज का। हाँ देखो कैपिलरी फॉल क्या होता है ना, मान लो आपके पास एक टैंक है जिसके अंदर आपने लिक्विड मर्क्यूरी को फिल कर रखा है। फिल करने के बाद यहाँ पे आपने कैपिलरी ट्यूब लिया, है ना, क्या लिया कैपिलरी ट्यूब लिया और उसे अंदर डिप कर दिया।
जैसे ही आप डिप करोगे ना तो आपका जो कैपिलरी है वो फॉल हो जाता है। क्या हो जाता है? फॉल हो जाता है ना। ये जो फॉल होता है ना, ऐसा क्यों होता है देखो ध्यान से। जस्ट बिकॉज आप डायग्राम में देख सकते हो जो मिनिस्कस यहाँ बन रहा है ना, कैपिलरी के अंदर जो मिनिस्कस बन रहा है वो अपर कॉन्वेक्स बनता है ना। अपर कॉन्वेक्स से वजह से यहाँ पे जो प्रेशर होता है बी पे है ना, एट पॉइंट बी जो प्रेशर होगा वो आपका पॉइंट ए के मुकाबले ज़्यादा होता है। और पॉइंट ए और पॉइंट सी आप देख सकते हो दोनों सेम लेवल पे हैं। सेम लेवल पे है इसका मतलब वहाँ पे प्रेशर सेम होगा, यानी पी ए इज इक्वल्स टू पी सी होगा, राइट। बहुत बढ़िया। और सी और डी जो है वहाँ पर भी प्रेशर सेम होना चाहिए। क्यों बताओ? बिकॉज वो वहाँ जो सरफेस है प्लेन है, राइट। यानी प्रेशर एट ए सी और डी क्या है आपका सेम है, और प्रेशर एट बी क्या है आपका ग्रेटर है, राइट। तो प्रेशर को ओवरऑल बैलेंस करने के लिए, सेम रखने के लिए, राइट, तो यहाँ पे जो आपका बी के अंदर का जो लिक्विड है ना, वो फॉल कर जाता है। अरे बात समझ में, इसी को हम क्या बोलते हैं आपका कैपिलरी फॉल बोलते हैं। और कैपिलरी राइज में क्या होगा, इसका उल्टा होगा, है ना। इसका उल्टा कैसे होता है? मान लो आपके पास फिर से टैंक है, इस बार आपने है ना लिक्विड वाटर को अंदर पुट कर रखा है, राइट। बहुत बढ़िया। फिर से आप कैपिलरी ट्यूब लाओगे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो जो मिनिस्कस है ना, मिनिस्कस आपका कॉनकेव बन रहा है, अपर कॉनकेव बन रहा है, राइट। यानी इस केस में आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो प्रेशर है, यानी प्रेशर एट बी जो होगा वो लेस होगा, यानी प्रेशर एट ए जो होगा वो आपका ग्रेटर होगा। तो ए पे अगर प्रेशर ग्रेटर है तो कहने से सी पे और डी पे भी प्रेशर ग्रेटर होगा, है ना। तो ओवरऑल प्रेशर को बैलेंस करने के लिए आपका कैपिलरी क्या हो जाएगा, राइज कर जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं आपका कैपिलरी राइज बोलते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। आगे बढ़ जाते हैं ना। आगे अगर आप है ना एक्सप्रेशन डिराइव करने की बात करोगे कैपिलरी राइज के लिए और कैपिलरी फॉल के लिए, तो आप दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। पहला होता है बाय प्रेशर डिफरेंस ना। यहाँ पे क्या होता है देखो ध्यान से, आपको डायग्राम में दे रखा है। मान लो आपके पास कैपिलरी ट्यूब है, इस तरीके से आप देख सकते हो। इसके अंदर जो आपका है ना लिक्विड है, लेट से उसका जो मिनिस्कस बन रहा है वो कैसा है, कॉनकेव है, राइट। कॉनकेव है, इसीलिए यहाँ पे जो आपका है ना प्रेशर होगा है ना एच हाइट के ऊपर, वो आपका प्रेशर डिफरेंस के इक्वल आ जाता है। यानी इन शॉर्ट आप उसको क्या लिख सकते हो, एच रो जी इक्वल्स टू 2t अपॉन आर के इक्वल लिख सकते हो। इक्वेशन नंबर 1 याद रखो। तो यहाँ पे लेट से स्मॉल लेटर आर जो है वो आपका है ना जो ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब, उसका रेडियस है। जो थीटा यहाँ पर है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, और जो कैपिटल आर है वो आपका जो मिनिस्कस बनेगा है ना, उसका आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। आई होप आपको ये सारे पैरामीटर समझ में आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट बिकॉज यहाँ पे है ना थीटा इस तरफ है, तो आपका कैपिटल आर का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, है ना, आर अपॉन कॉस थीटा। क्योंकि हमें पता है जहाँ थीटा होता है उसका वैल्यू है ना वहाँ कॉस आता है। तो आपका ये कैपिटल आर का वैल्यू मिल गया ना। इस आर को अगर आप इस इक्वेशन में है ना इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पुट करोगे तो आपका सिंपल रिलेशन क्या बनेगा, एच रो जी इक्वल्स टू 2t कॉस थीटा अपॉन स्मॉल लेटर आर। ठीक है, इसको रीअरेंज करोगे, यहाँ से आप एच निकाल सकते हो। एच किसके इक्वल आ जाएगा, 2t कॉस थीटा अपॉन में है ना आर रो जी। इस तरीके से आपका इक्वेशन आता है। ठीक है, आप इस तरीके से हाइट ऑफ कैपिलरी कैलकुलेट कर सकते हो। ना देखो इसमें सेकेंड मेथड जो आपको दे रखा है दैट इज बाय यूजिंग फोर्सेस। ठीक है ना, इसको समझने के लिए है ना आप देख सकते हो डायग्राम में यहाँ पे जो आपके फोर्स लगेगा ना, जस्ट बिकॉज वाटर का मिनिस्कस कॉनकेव था, राइट। तो वहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ना इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, FT से हम डिनोट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे अगर आप इसके कॉम्पोनेंट्स में इसको स्प्लिट करोगे तो ऊपर क्या आएगा आपका F cos थीटा, है ना, और नीचे क्या आएगा आपका F sin थीटा आ जाएगा। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल आप लिख सकते हो, दैट इज टेंशन मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, जो मिनिस्कस का सर्कमफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। और इसका अगर खाली वर्टिकल कंपोनेंट लोगे तो आपका है ना कॉस थीटा वाला टर्म आ जाएगा, राइट। और ये जो फोर्स है, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं ना mg के इक्वल लिख सकते हैं। नाउ फोर्स को आप है ना क्या लिख सकते हो, mg के इक्वल लिख सकते हो, राइट। और मास को आप फर्दर है ना डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में स्प्लिट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जब स्प्लिट करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो है ना पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और सिंपल h का वैल्यू क्या आता है, 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। ठीक है, इस तरीके से आ जाता है। यहाँ से आप टेंशन भी निकाल सकते हो। तो इसी तरीके से है ना ये आपके अलग अलग मेथड से आप हाइट कैलकुलेट कर सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है दैट इज फ्लूइड्स इन मोशन। ना देखो जब भी हम फ्लूइड्स इन मोशन की बात करते हैं तो इसको हम अंडर द टॉपिक हाइड्रोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं, राइट। अब तक जो भी हमने स्टडी किया था वो आपका फ्लूइड्स इन स्टैटिक्स है, यानी हाइड्रोस्टैटिक्स वाला था। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, हाइड्रोडायनेमिक्स की, राइट। बहुत बढ़िया। और देखो ध्यान से यहाँ पे आपको इसके कुछ टर्म्स दे रखे हैं ना, टोटल 6 टर्म्स दे रखे हैं। आइए इसको 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहला होता है स्टेडी फ्लो। और देखो स्टेडी फ्लो का क्या मतलब होता है, the flow in which the measurable properties like pressure and velocity of the fluid remain constant with time। यानी ऐसा फ्लो जिसमें आपका प्रेशर हो गया, वेलोसिटी हो गया है ना किसी भी फ्लूइड का,
वो कांस्टेंट होता है, यानी वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, उसी को हम स्टेडी फ्लो बोलते हैं। नेक्स्ट होता है फ्लो लाइंस। ना देखो फ्लो लाइंस क्या होता है, द पाथ ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स इन द मूविंग फ्लूइड, ठीक है, जो भी आपका है ना पाथ होता है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, राइट, जो आपका फ्लूइड का पार्टिकल है वो किस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रहा है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड लाइंस। और नेक्स्ट है आपका स्ट्रीम लाइन। ना देखो स्ट्रीम लाइन क्या होता है, द कर्व whose tangent at any point is in the direction of the velocity of the flow of at that point। ना देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका एक कर्व होता है ना, जिसका जब जहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे है ना किसी भी पॉइंट पे उस पर्टिकुलर कर्व पे, तो आपका जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का वो आपको है ना फ्लो का डायरेक्शन बता देगा, राइट, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका फ्लो ट्यूब। हाँ देखो फ्लो ट्यूब क्या होता है ना, इमेजिनरी बंडल्स ऑफ फ्लो लाइंस होता है ना, जो कि बाउंडेड होता है बाय इमेजिनरी वॉल्स, है ना, इमेजिनरी वॉल से बाउंडेड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, स्ट्रीम लाइन फ्लो। ना देखो स्ट्रीम लाइन फ्लो में क्या होता है, स्टेडी फ्लो इन विच एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड मूव स्मूथली ओवर ईच अदर, यानी ऐसा फ्लो जो बहुत ही है ना स्मूथली इस तरीके से ना, जिसके आजू बाजू के एडजेसेंट लेयर जो है स्मूथली मूव करते हैं ना एक दूसरे के अगेंस्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका टर्बुलेंट फ्लो। ना देखो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, फ्लो एट वेरी हाई रेट सो दैट देयर इज नो स्टेडी फ्लो, यानी ऐसा आपका फ्लूइड है ना जो आपका है ना बहुत ही हाई रेट स्पीड के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, राइट। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड आपका टर्बुलेंट फ्लो। ना देखो यहाँ पे क्या होता है, राइट, स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो आपका फ्लूइड होता है वो स्मूथली फ्लो करता है, ठीक है, यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होती है वो आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी से लेस देन होती है। और यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो रफली मूव करे, इरेगुलरली मूव करेगा, राइट, यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो आपकी है ना क्रिटिकल वेलोसिटी के भी बियॉन्ड हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो आपकी वेलोसिटी है ना किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप निकालोगे तो आपकी कांस्टेंट आएगी। टर्बुलेंट फ्लो में जो आपकी है ना वेलोसिटी है किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं आती है, राइट। नेक्स्ट आपका दो स्ट्रीम लाइंस जो होती है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। और टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि यहाँ पे फ्लूइड्स है ना इंटरसेक्ट के साथ साथ रोटेट भी कर जाते हैं, राइट, ये चीज़ आपको याद रखना है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है कि जो आपके पार्टिकल्स हैं आपके है ना पैरेलली मूव करते हैं, ऑर्डर में मूव करते हैं, वाइल यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं है ना अपना ऑर्डर को है ना लूज कर जाते हैं और आपका रैंडमली मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। सो आगे आपको दे रखा है क्रिटिकल वेलोसिटी। इसका जो सिंबल होता है इसको हम VC से डिनोट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। और ये होता क्या है, इट इज़ द वेलोसिटी बियॉन्ड विच द स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट, है ना, यानी ये ऐसी वेलोसिटी होती है जिसके आगे है ना आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या हो जाता है, टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या इसका एक फॉर्मूला आपको दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो VC इज इक्वल्स टू RN ईटा अपॉन में रो डी, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको दे रखा है। यहाँ पे एक सारे टर्म्स क्या क्या हैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल RN। यहाँ RN जो होता है इसे हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो रेनॉल्ड्स नंबर। ये नंबर क्या बताता है आपको, है ना, एक वैल्यू देता है। अगर आपका RN जो है ना आपका ये अगर लेस देन 1000 है तो यहाँ पे जो आपका फ्लो होगा वो कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, राइट। अगर आपका RN का वैल्यू ग्रेटर देन 2000 है तो यहाँ पे जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट कहलाता है, राइट। और अगर आपका जो RN है वो 1000 और 2000 के बीच में लाई कर रहा है तो जो स्टेडी है, तो जो फ्लो है वो आपका अनस्टेडी कहलाता है, राइट, यानी वो स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है दैट इज विस्कोसिटी। ना देखो ये क्या होता है, द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ लिक्विड विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, दैट इज हनी, टूथपेस्ट, वाटर, सिरप एक्सेट्रा, ठीक है। और देखो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका इंटरनल फ्रिक्शन लगता है ना किसी भी लिक्विड के दो लेयर्स के अंदर, राइट, जिसके वजह से वो जो आपका लिक्विड का जो फ्लो है वो रेजिस्ट हो जाता है ना, यानी स्लो डाउन हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं ना। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे 3 अलग अलग है ना केसेस दे रखे हैं। सबसे पहला है वाटर का केस, सेकेंड है आपका ऑलिव ऑयल का, और थर्ड है आपका हनी का, राइट। तो तीनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों के फ्लो को अगर आप ऑब्जर्व करोगे
तो वाटर का जो फ्लो है वहाँ पे लो विस्कोसिटी होने की वजह से वो बहुत ही रैपिडली मूव करता है, राइट। जो ऑलिव ऑयल है वो आपका है ना मीडियम तरीके से मूव कर रहा है, मीडियम विस्कोसिटी की वजह से। और यहाँ पे हनी जो होता है वो बहुत ही हाई विस्कोसिटी होने की वजह से बहुत ही स्लोली मूव करता है। आ रही बात समझ। सो इन शॉर्ट आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि अगर आपकी विस्कोसिटी बहुत ही लो है, राइट, सो इन दैट केस जो फ्लो होता है वो आपका विस्कस फ्लो कहलाता है। और अगर आपकी विस्कोसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, लाइक इन द केस ऑफ हनी, तो वहाँ पर जो फ्लो हो जाता है वो नॉन विस्कस कहलाता है। नाउ आगे इसी में आपको दिया है कि ड्यू टू विस्कोसिटी द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस अ ड्रैगिंग फोर्स एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग। ना देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपके है ना विस्कोसिटी की वजह से जो रिलेटिव मोशन हो रहा है ना डिफरेंट लेयर्स का, तो उनके बीच में ना आपस में एक ड्रैगिंग फोर्स लगता है। इसी ड्रैगिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं, विस्कस ड्रैग कहते हैं। फर्दर इसमें आपको दे रखा है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ना देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द स्टेशनरी लेयर इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको आप dv/dx भी लिखते हो। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम में ऑब्जर्व करोगे तो ये मान लो स्टार्टिंग में आपका है ना स्टेशनरी लेयर है, तो जैसे जैसे आपका dx डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, राइट, आप देख सकते हो वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, आपका चेंज होते जा रहा है। अरे बात समझ में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं। ना आगे आपको दे रखा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ना देखो ये क्या होता है, राइट। ना इसको हम स्मॉल लेटर ईटा से डिनोट कर रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हो, राइट। ना यहाँ पे होता क्या है, फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन एनी लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लेयर एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको याद रखना। इसको आप इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज एफ इज प्रोपोर्शनल टू a इंटू dv/dx। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो यहाँ पे ईटा आ जाता है ना, जो कि क्या डिनोट कर रहा है, आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिनोट कर रहा है। इसको आप रीअरेंज करके यहाँ से ईटा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, f/a है ना इंटू dv/dx के इक्वल आ जाता है, राइट। बहुत बढ़िया। ऐसा यूनिट्स आपको दे रखा है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, और यहाँ सारे पैरामीटर्स भी आपको यहाँ दे रखे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे आता है दैट इज व्हाट वी कॉल स्टोक्स लॉ। ना देखो स्टोक्स लॉ क्या बोलता है, द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉल स्फीयर falling through the viscous medium is directly proportional to the radius of the sphere, its velocity through the fluid and the coefficient of viscosity of the fluid। तो ये तीन चीज़ पे आपका है ना आपका विस्कस फोर्स डिपेंड करता है। तो सबसे पहला चीज़ क्या है आपका रेडियस ऑफ द स्फीयर, सेकंड है वेलोसिटी और थर्ड क्या है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसी को अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो सिंपल क्या हो जाएगा, एफ वी इज प्रोपोर्शनल टू है ना ईटा आर वी, राइट। ये चीज़ आपको याद रखना है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे, वंस अगेन कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट यहाँ आता है जो कि 6 पाई के इक्वल हो जाता है। तो इन शॉर्ट आपका स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ वी इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी, राइट। इस तरीके से आता है ना। यहाँ सारे पैरामीटर्स आप देख सकते हो। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे आपको दे रखा है टर्मिनल वेलोसिटी। ना ये क्या होता है, मान लो आपके पास एक टैंक है जिसके अंदर आपने एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट को है ना इस तरीके से फॉल करवा रहे हो, राइट। तो जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट अंदर जाएगा है ना, तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है ना उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। यानी वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे मूव करने लगता है। उसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ नेट फोर्सेस को अगर आप बैलेंस करोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है, राइट। तो mg में से जो आपका m है, राइट, उसको आप क्या लिख सकते हो, आपका दैट इज है ना वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और g आपका एज इट इज ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका है ना यहाँ पे विस्कस फोर्स दैट इज 6 पाई ईटा आर वी प्लस आपका है ना यहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स जो कि किसके इक्वल होगा, वो भी आपका mg के इक्वल होगा। लेकिन m को आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यानी यहाँ पे देखो ध्यान से, डेंसिटी को आप सिग्मा ले रहे हो है ना, जो कि डेंसिटी ऑफ बाहर का मीडियम है। यहाँ से अगर आप है ना विस्कस फोर्स निकालोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, का वेट ऑफ द स्पेरिकल ऑब्जेक्ट माइनस आपका है ना अपथ्रस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ से देखो ध्यान से 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन आ जाएगा है ना इस तरीके से, और यहाँ पे 6 पाई ईटा आर को आप नीचे भेज दोगे तो यहाँ से सिंपल वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, राइट, जो कि किसके इक्वल आता है 2/9 है ना आर स्क्वायर जी ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। ठीक है, इस तरीके से आता है टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ से आप है ना ईटा का भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हो जो कि आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाता है, राइट। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको दे रखा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ ये क्या होता है, द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फॉर अ स्टेडी फ्लो इज सेम थ्रू आउट द फ्लो। यानी इसका सिंपल मतलब ये होता है,
और मान लेते हैं आपके पास एक ट्यूब है जिसके अंदर से आपका जो फ्लूइड है ना वो इस तरीके से स्टेडीली फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो अलग अलग सेक्शंस दे रखे हैं। सबसे पहला वाइडर सेक्शन दैट इज EFGH और सेकंड है आपका नैरो सेक्शन दैट इज PQRS, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जस्ट बिकॉज आपका जो फ्लूइड है इनकम्प्रेसिबल है, तो जितना फ्लूइड आपका एंटर करेगा उतना ही फ्लूइड आपका बाहर आना चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर इन दैट केस हम क्या लिख सकते हैं कि द मास ऑफ फ्लूइड होगा इन द सेक्शन EFGH वो इक्वल होगा मास ऑफ फ्लूइड इन सेक्शन PQRS के, ठीक है। सो मास को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रेट इंटू डेल्टा टी, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो दोनों भी सेक्शंस के लिए आप इसको लिख सकते हो। और डेंसिटी और डेल्टा टी सेम होने की वजह से वो कैंसिल आउट हो जाता है और सिंपल आपको क्या मिलेगा, A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2 और सिंपली इसको आप AV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हो, राइट। बहुत बढ़िया। इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर जो आपका AV होता है ना उसको हम वॉल्यूम रेट बोलते हैं, यानी आप उसको dV/dt भी बोल सकते हो, है ना। और ये जो dV/dt होता है ना ये आपका क्या होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल वॉल्यूम फ्लक्स, ठीक है। सिमिलरली आपका एक मास फ्लक्स होता है जिसको हम dm/dt लिख सकते हैं। अरे बात समझ में, आई होप आपको ये समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे आपको दे रखा है बर्नौलीज इक्वेशन। और ये क्या होता है, देखो ध्यान से, द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल dt इज सेम। यानी इसका सिंपल मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक कोई ट्यूब है ना, अगर उसके अंदर फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है तो जितना फ्लूइड आपका है ना यहाँ से इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पास होगा उतना ही फ्लूइड आपका है ना दूसरे वाले क्रॉस सेक्शन से भी पास होगा। यानी दोनों भी आपका वॉल्यूम जो होने वाला है फ्लूइड का सेम होने वाला है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। सो सिंपल आप इक्वेशन क्या लिख सकते हो, dv इज इक्वल्स टू A1D1 फॉर फर्स्ट क्रॉस सेक्शन विल बी इक्वल टू A2D2 फॉर सेकंड क्रॉस सेक्शन, राइट। और ये आपका वॉल्यूम है, राइट। इसको अगर आप प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वर्क डन आ जाएगा, है ना। मान लो फर्स्ट क्रॉस सेक्शन का प्रेशर आपने P1 ले लिया और आपका सेकंड क्रॉस सेक्शन का है ना जो आपका प्रेशर है वो P2 ले लिया, तो आपका यहाँ पे नेट वर्क डन आ जाता है इस तरीके से। A1D1 को आप क्या लिख दोगे, dv लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, राइट। और यहाँ से dv कॉमन ले लोगे तो आपका वर्क डन आ जाता है, दैट इज P1 माइनस P2 इंटू dv, राइट। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो। आगे क्या दे रखा है, और जो नेट वर्क डन आता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आता है, राइट। और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है ना उसको आप क्या लिख सकते हो, दैट इज हाफ mv² लिख सकते हो सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए माइनस हाफ mv² फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, राइट। और सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पे जो m है ना उसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, दैट इज डेंसिटी इंटू है ना आपका A2D2 इस तरीके से आप लिख सकते हो। और यहाँ पे है ना फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए आप करोगे तो वही अपना डेंसिटी इंटू A1D1 आप लिख सकते हो। और A2D2 जो होता है उसको आपने dv लिख दिया और A1D1 को भी आपने dv लिख दिया, ठीक है। तो आपका यहाँ से देखो ध्यान से हाफ रो dv है ना इस तरीके से कॉमन आ जाता है और आपका सिंपल क्या बचेगा ब्रैकेट में v2² माइनस v1²। इस तरीके से आपका एक काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आ जाएगा। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप करोगे तो क्या होता है हमें पता है mgh के इक्वल होता है। सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए आप लगाओगे तो क्या आ जाएगा, रो dvgh2 माइनस रो dvgh1, ठीक है। इस तरीके से कॉमन क्या आएगा आपका, रो dvg कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा h2 माइनस h1। और ये आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। दोनों इक्वेशन को अगर आप है ना वर्क वाले इक्वेशन में पुट करोगे और आगे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको सिंपल लास्ट में क्या मिलेगा। सो आगे आपको दे रखा है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। सबसे पहला एप्लीकेशन है आपका स्पीड ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स का मतलब होता है कि जब आपका फ्लूइड बाहर आके फ्लो करता है, राइट, उसी को हम इफ्लक्स बोलते हैं। ना इसको समझने के लिए यहाँ पे एक टैंक कंसिडर करते हैं, ओपन टैंक, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो जो वहाँ पे ना आपका फ्लूइड है ना फिल है, यहाँ पे भरा हुआ है। जो ऊपर वाला पोर्शन है आप देख सकते हो यहाँ पे एरिया बहुत ही ज़्यादा है, राइट। और यहाँ पे जो बॉटम वाला पोर्शन है वहाँ पे एरिया बहुत ही कम है। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा आपका फ्लूइड का बहुत ही लेस होगा, वहीं यहाँ पे नीचे बॉटम पे वेलोसिटी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप बर्नौलीज इक्वेशन लगाओगे तो आपका सिंपल रिलेशन बन जाएगा, है ना। आप यहाँ देख सकते हो और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप ये वैल्यू यहाँ पे v1 का पुट कर सकते हो, है ना। जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको यहाँ पे देखो ध्यान से सिमिलर टर्म्स कैंसिल होते हुए मिल जाएंगे, दैट इज हाफ रो, है ना। हाफ रो कैंसिल हो जाएगा और आपका सिंपल क्या मिलेगा आपको, है ना, यहाँ से v2² का वैल्यू आप निकाल सकते हो। और इसको अगर रीअरेंज करोगे तो आपको 2gh किसके इक्वल मिल जाएगा, देख सकते हो v2² माइनस है ना A2 अपॉन A1 का द होल स्क्वायर इंटू v2 द होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। आगे आपको क्या दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे जो ये ब्रैकेट वाला टर्म है ये पूरा है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से A2 जस्ट बिकॉज बहुत ही स्मॉल होता है तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। फाइनली आपका वेलोसिटी कितना आता है, दैट इज है ना v2 इज इक्वल्स टू √2gh, ठीक है। ये वैल्यू आता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं।
सो सेकेंड एप्लीकेशन आपको दे रखा है वेंचुरी ट्यूब। ना देखो वेंचुरी ट्यूब में क्या होता है, इस तरीके से आपको डायग्राम दे रखा है। यहाँ पर भी आप देखो ध्यान से, यहाँ पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट किया जाता है ना, जब भी आपका लिक्विड फ्लो करता है तो यहाँ पे बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट किया जाता है ताकि जो आपका फ्लूइड है उसका वेलोसिटी, उसका स्पीड इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करोगे तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से P1 माइनस P2 कर दोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ रो ब्रैकेट में V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। P1 माइनस P2 जो होता है यूजुअली किसके इक्वल होता है, आपका रो जी एच के इक्वल होता है, राइट। ये इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, दैट इज 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इस तरीके से आपका इक्वेशन बन जाता है, राइट। बहुत बढ़िया। थर्ड एप्लीकेशन दे रखा है लिफ्टिंग अप ऑफ एन एरोप्लेन। यहाँ पे क्या होता है, जब भी आपका एरोप्लेन है ना मूव कर रहा होता है तो ड्यू टू इट्स शेप है ना, जो भी उसका विंग का शेप होता है उसकी वजह से आप देख सकते हो जो एयर के मॉलिक्यूल्स की स्पीड है ना अबाउट द विंग्स क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। सो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। वाइल नीचे जो है ना एयर के मॉलिक्यूल्स है उसका प्रेशर चेंज नहीं होता है, यानी वहाँ पर प्रेशर आपका नॉर्मल रहता है, राइट। तो ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे आपका एरोप्लेन है ना टेक ऑफ कर पाता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है वर्किंग ऑफ एन एटमाइजर। यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से आपको डायग्राम दे रखा है और जब आप स्प्रे करते हो ना तो यहाँ पे जो आपका टिप वाला मॉलिक्यूल है, राइट, वहाँ पे उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो फ्लूइड है आपका है ना यहाँ पे नीचे से ऊपर राइज करता है और फाइनली आपका ये है ना स्प्रे के फॉर्म में इस तरीके से एक्सपेल कर दिया जाता है। आ रही बात सर। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन आपको दे रखा है ब्लोइंग ऑफ रूफ्स बाय स्टॉर्मी विंड्स। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ध्यान से, ड्यूरिंग विंटर टाइम्स है ना यूजुअली क्या होता है कि जब भी आपका विंड ब्लो करता है, राइट, तो आपने देखा होगा कि जो आपका ऊपर के एयर के मॉलिक्यूल्स है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, राइट। तो यानी अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और हमारे घर के अंदर का जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल प्रेशर के बराबर होता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे नीचे से ऊपर है ना यहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है एंड ड्यू टू दिस यहाँ पे आपका जो रूफ है वो ब्लो ऑफ हो जाता है। आरी बात समझ में, बहुत बढ़िया। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।